किशोर हर रोज अपनी गाय लाली और चंपा को चराने के लिए ले जाता था। अप्रैल मई का समय था। बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी और चलती भी तो लूह चलती। किशोर बहुत गरीब लड़का था। वह अपने माता पिता के साथ रहता है। उसकी माता का नाम कमला और पिता का नाम रामदीन था। रामदीन दिन भर अपने खेतों में काम करता क्योंकि उसने कोई और काम नहीं सीखा। लेकिन सही समय पर बारिश न होने के कारण उसकी फसल नहीं होती है, जिससे परिवार चलाना बहुत कठिन हो रहा था। एक दिन, सुनिए जी, घर में सारा राशन खत्म हो गया है। बताइए अब मैं क्या करूं? अपना बेटा भी भूखा है। तुम चिंता मत करो कमला, मैं कुछ करता हूँ। ये कहकर रामदीन घर से बाहर चला जाता है और रास्ते में हे प्रभु, अब मैं क्या करूँ? बारिश न होने के कारण फसल भी नहीं हुई और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। मैं और कमला तो भूखे रह लेंगे, पर मेरे बेटे का क्या? अब जमींदार से उधार लेने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। यह कहकर रामदीन जमींदार के पास जाता है। जमींदार बहुत शातिर और चालाक किस्म का इंसान है, जो हमेशा हर किसी को बेईमानी से लूटने के बारे में सोचता रहता है। अरे आवा रामदीन बाबू, सब ठीक तो बना? अरे जमींदार जी, क्या बताऊं, बारिश न होने के कारण फसल ही नहीं हुई, इसलिए आपसे 2000 उधार लेने आया हूँ। अगर आप दे देते तो हमारा बेटा 2 वक्त की रोटी खा सकेगा। जमींदार सोचता है, अरे ये ससुरा तो सिर्फ 2000 ही ले रहा है, इससे तो मुझे ब्याज भी कम ही मिलेगा। अरे रामदीन भाई, तुम चिंता मत करो, मैं इसीलिए तो यहाँ पर बैठा हूँ। लेकिन तुम 2000 का क्या करोगे? 10 से 12,000 लेकर जाओ, यदि आगे भी बारिश नहीं हुई तो। रामदीन सोचता है, जमींदार जी तो सही बोल रहे हैं, अगर आगे भी बारिश नहीं हुई तो चलो 10,000 ही ले लेता हूँ। लेकिन जमींदार जी, ज्यादा पैसे लेने पर तो ज्यादा ब्याज लगेगा। हाँ, ब्याज तो 10 से 12% लगेगा, लेकिन तुम अपने आदमी हो, इसलिए 7 से 8% कर देता हूँ। हे भगवान, 7 से 8% प्रति महीना तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा ब्याज है। ले तो लेंगे, लेकिन चुकाएंगे कैसे? अगर नहीं लूंगा तो मेरा बेटा किशोर भूखा ही रहेगा। चलो ले ही लेता हूँ, अगर भगवान की यही मर्जी है तो यही सही। अरे रामदीन भाई, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? ब्याज के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? हाँ जमींदार भाई, इतना ब्याज कैसे? अरे कोनो चिंता की बात नहीं है। देखिए, आप तो अपने हैं, आराम से चुकाइएगा। कहिए क्या कहते हैं? अच्छा ठीक है, दे दीजिए। रामदीन उस जमींदार से 10,000 रुपये लेकर चला जाता है। चलो अब जल्दी जल्दी बाजार से राशन और किशोर के लिए कुछ खाने को ले लेता हूँ, आज मेरा बेटा तो खुश हो जाएगा। रामदीन जल्दी जल्दी बाजार से सामान लेकर घर के लिए वापस हो जाता है। घर पहुंचते ही कमला रामदीन के हाथ में सामान देखकर खुश हो जाती है और कहती है, हाँ जी, ये सामान पैसे कहाँ से मिले जी? देखो कमला, मुझे पता है तुम गुस्सा करोगी, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। मैं समझ गई जी, आपने किसी से उधारी पैसे लिए होंगे, पर कोई बात नहीं, मैं भी वही सोच रही थी। लेकिन ऐसे समय में गांव में किसी के पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो क्या आप जमींदार से उधारी पैसे लेकर आए हो? हाँ कमला, लेकिन तुम चिंता मत करना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अभी इस वक्त मेरे बेटे से बढ़कर कुछ नहीं है। हाँ, आप कह तो सही रहे हो, लेकिन वह जमींदार बहुत चालाक और बेईमान है। वह बहुत ज्यादा ब्याज लेता है और समय पर पैसे न देने पर खेत या घर छीन लेता है। आपने कितने रुपए उधार लिए? मैंने तो 2000 ही मांगे थे, लेकिन उसने कम से कम 10,000 या उससे ऊपर लेने को बोला, इसलिए मैंने 10,000 ले लिए। सुनो ना कमला, अब मेरे बेटे का आने का टाइम हो गया है। मैंने ये कुछ सामान लाया है, जाओ सबके लिए कुछ अच्छा सा बना दो। जी, आज तो मेरा बेटा खुश हो जाएगा। इतना कहकर कमला रसोई में चली जाती है। शाम हो जाता है। किशोर अपनी गाय को लेकर आने लगता है। तभी उसे गांव के मुन्ना चाचा मिलते हैं और कहते हैं, अरे काहो किशोर बबुआ, गाय चरा के आ रहे हो? हाँ चाचा जी, प्रणाम। अरे किशोर बेटवा, कब तक ऐसे गाय चराओगे? कुछ बढ़िया सीख लो। अरे तुम ही सब तो हो जो हमारे गांव का भविष्य उज्जवल कर सकते हो। अरे चाचा जी, आप बात तो बहुत सही कर रहे हो, पर हमारे समझ नहीं आता। हम करे तो क्या करें, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है। अरे बेटा, तो क्या हुआ? अगर तुम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो तो इस दुनिया में बहुत से ऐसे महान आदमी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन बहुत सफलता हासिल किए हैं। देखो बेटा, दिमाग लगाओगे तो कहीं ना कहीं तुम भी फिट बैठ जाओगे, और फिर हम तो यहाँ हैं ही तुम्हारा मदद करने के लिए। आप सच कह रहे हैं मुन्ना चाचा। हम तो सोच रहे थे जो इंसान पढ़ता लिखता है बस वही सफल बन सकता है। अरे तब का ढक्कन, तुम अगर कुछ अच्छा करने की कोशिश करोगे ना बेटा, तो हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। चला चला, अब हमको जाने दो, जरा बाजार जाना है कुछ सामान लाने के लिए। इतना कहकर मुन्ना चाचा बाजार की ओर चले जाते हैं और किशोर भी गाय को लेकर घर की ओर चला जाता है।
कमला ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया। खाने की खुशबू पूरे घर में महक रही थी। वाह कमला, तुम अपने बेटे की मनपसंद खीर बना रही हो। तभी किशोर घर पहुंच जाता है और अपना पसंदीदा खाना देखकर बहुत खुश हो जाता है। बड़े दिनों बाद रामदीन के परिवार में आज सभी के चेहरे पर खुशी थी। माँ, खाना तो बहुत बहुत ही स्वादिष्ट था। आज तो सच में माँ, मजा आ गया। अच्छा पापा, मेरे दोस्त राहुल ने मुझे कल बुलाया है। कह रहा था कल मुझे वह अपने पापा से मिलवाने वाला है, इसीलिए कल सुबह मैं वहाँ जा रहा हूँ। 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, कल चले जाना और संभल के जाना, संभल के आना, ठीक है। हाँ पापा, आप फिक्र मत करो, मैं अच्छे से जाऊंगा और अच्छे से आऊंगा। इतना कहकर किशोर सोने चला जाता है और अगली सुबह जल्दी से उठकर अपने दोस्त के घर जाने लगता है। भगवान, मैं जानता हूँ कि हमारे खेत में थोड़ा भी फसल नहीं हुआ है और मेरे पिताजी सिर्फ मेरे लिए पैसों का इंतजाम किए हैं। भगवान जी, कृपया कुछ ऐसा कीजिए कि मैं अपने माता पिता की चिंता दूर कर सकूं। किशोर भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने दोस्त राहुल के घर पहुंचा। दरवाजे पर उसका दोस्त उसका इंतजार कर रहा था। अरे किशोर, तू आ गया, आजा अंदर आजा। चल, मेरे पिताजी तुझसे मिलने के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं। राहुल, पर तेरे पिताजी मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? वो तू पिताजी से ही पूछ लेना। राहुल का घर काफी बड़ा और सुंदर था। उसके घर में उसके माता और पिताजी रहते थे। राहुल ने अपने पिताजी से अपने दोस्त किशोर के बारे में बताया था कि उसके पिताजी बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, खेत में घंटों काम करते हैं, लेकिन पैसे की वजह से परिवार में बहुत टेंशन है। आओ बेटे, किशोर कैसे हो? नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी। मैं ठीक हूँ, आप सभी कैसे हैं? खुश रहो बेटा, हम सभी भी बहुत अच्छे हैं। सतीश किशोर से 9 से 10 मिनट ऐसे ही उसके और उसके माता पिताजी के बारे में बातें करते हैं और फिर बेटा किशोर, तुम तो बहुत स्मार्ट लड़के निकले बेटा। तुम कल दोपहर से खाना खाकर यहाँ चले आना। जी अंकल, मैं आ तो जाऊं, लेकिन घर पर भी थोड़े बहुत काम होते हैं। देखो बेटे किशोर, पहले तो तुम ये टेंशन वेंशन छोड़ो। हाँ, एक काम करना नहीं रहने दो। कल मैं खुद ही तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे पिताजी से मिल लूंगा और तुमसे भी, ठीक है? जी अंकल, ठीक है। अच्छा तो मैं अब चलता हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से संभल कर जाना। जी अंकल, मैं एकदम संभल के जाऊंगा। उतने में राहुल की मम्मी बोली, बेटा किशोर, ये लेते जाओ, घर पर खा लेना। नहीं आंटी, इसे मैं नहीं ले सकता। अरे बेटा ले लो, देखो तुम्हारी ममता आंटी ने कितने प्यार से दिया है। किशोर वह थैली ले लेता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता है कि राहुल के पिताजी उसके पिताजी से क्यों मिलना चाहते हैं। सतीश अंकल तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझसे कितने प्यार से बात की, और आंटी भी बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरा कितना ख्याल रखा, पर वह मेरे पिताजी से क्यों मिलना चाहते हैं? यही सब सोचते हुए किशोर घर पहुंचा। उसने राहुल के माता और पिताजी के बारे में बताया। देखो कमला, हमारे किशोर को कितना अच्छा दोस्त मिला है। चलो बेटा, ठीक है, तो कल आएंगे राहुल के पापा। हाँ पिताजी। अगले दिन दोपहर में राहुल अपने पापा को किशोर के घर ले आया। अरे बेटा किशोर, घर में नहीं बुलाओगे? अरे सर, आइए आइए। अरे कमला देखो, हमारे किशोर के दोस्त और उनके पापा आए हैं। कमला फट से राहुल के पापा के लिए दूध वाली चाय बनाकर ले आती है। चाय पीने के बाद सतीश जी रामदीन जी से कहते हैं, सुनिए रामदीन जी, मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। जी सर, कहिए, क्या कहना चाहते हैं? जी आप मुझे सर मत कहिए, मैं भी आपका दोस्त जैसा हूँ, इसलिए मुझे सतीश कहकर बुलाइए। अरे अच्छा, ठीक है सतीश जी, बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं? सतीश रामदीन को घर से थोड़ा बाहर ले जाकर कहते हैं, रामदीन जी, मेरा बेटा किशोर को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता है। उसने मुझे बताया किशोर बहुत समझदार और अच्छा लड़का है, पर वह गरीबी के कारण पढ़ लिख नहीं पाया। भगवान की दया से अब जाकर हमारा राहुल खुश रहने लगा है, नहीं तो पहले वह सिर्फ अकेला ही रहता था, क्योंकि उससे कोई दोस्ती ही नहीं करता था। क्योंकि अब आपके किशोर के कारण मेरा बेटा खुश रहने लगा है, इसलिए मैं उसकी पढ़ाई की फीस भरना चाहता हूँ। आप अब टेंशन भूल जाइए, समझे? यह सुनकर रामदीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, आपने मेरी चिंता दूर कर दी। बस उस दिन से किशोर की पढ़ाई की चिंता दूर हुई। अब किशोर राहुल के घर खेलने जाने लगा था। ऐसे ही एक दिन राहुल के पापा कहते हैं, किशोर, राहुल बेटा यहाँ आओ। वह दोनों सतीश के पास जाते हैं। बेटा तुम दोनों बताओ, तुम में से कौन शेयर मार्केट के बारे में जानता है? किशोर बेटा, पहले तुम बताओ। अंकल, मैं इसके बारे में पहली बार सुन रहा हूँ, ये क्या होता है? और पापा, मैं बस इतना जानता हूँ कि शेयर मार्केट में शेयर खरीदा और बेचा जाता है। अच्छा सुनो, कल से तुम दोनों मेरे साथ आधा घंटा बैठोगे। मैं तुम दोनों को अब कुछ सिखाना चाहता हूँ। ये सब के बारे में किशोर को जरा भी समझ नहीं आता है, लेकिन उसको इसके बारे में जानने की बहुत इच्छा थी, तो उसने राहुल के फोन पर गूगल सर्च किया
तो उसने जो देखा वह देखकर चौंक गया। और फिर अगले दिन अंकल, मैं गूगल पर सर्च किया था कि शेयर मार्केट क्या है। क्या सच है अंकल, हम वहाँ से पैसे कमा सकते हैं? बेटा किशोर, यह बिल्कुल सच है कि कोई शेयर बाजार से पैसा कमा सकता है। पैसा क्या, बहुत बहुत पैसा कमा सकता है। लेकिन बेटा, चीजें दिखने में जितनी आसान होती है, असल में उससे कई ज्यादा मुश्किल होती है। अंकल, मैं कुछ समझ नहीं पाया, आप क्या कह रहे हैं? मैं ऊपर वाले कमरे में जा रहा हूँ, अपने दोस्त को लेकर वहीं आ जाओ। मैं अब सब कुछ वहीं बताऊंगा। ठीक है अंकल। उसके बाद 5 मिनट में किशोर और राहुल ऊपर वाले कमरे में जाते हैं। वहां वो लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है, एक लैपटॉप है और बहुत अलग अलग चार्ट खुले हैं। मिनट मिनट में लाल और हरी मोमबत्तियां बन रही हैं। उन्हें यह सब कुछ समझ नहीं आता, लेकिन किशोर को इतना मालूम पड़ चुका था कि यह शेयर मार्केट कुछ तो है। वह दोनों सतीश से पूछते हैं, पापा ये क्या है, मैं आज तक नहीं जानता था। आपके कार्यस्थल पर इतना बड़ा कंप्यूटर है, दरअसल आपका इतना बड़ा ट्रेडिंग सेटअप है। हाँ राहुल, यह मेरा ट्रेडिंग सेटअप है, मैं यही काम करता हूँ। लेकिन बेटा, तुम्हें कभी यहाँ आने की जिज्ञासा ही नहीं थी, इसीलिए हमने भी तुम्हें कभी इस बारे में नहीं बताया। लेकिन अब तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें यह सब बहुत पसंद आया। शायद तुम इसके बारे में और जानना चाहते हो। हाँ अंकल, सिर्फ राहुल ही नहीं, मैं भी बहुत उत्साहित हूँ शेयर बाजार के बारे में जानने के लिए। बिल्कुल बेटा किशोर, क्यों नहीं, मैं यही तो तुम्हें और राहुल को बताना चाहता था कि शेयर बाजार की दुनिया बहुत बड़ी है। इसमें अगर महानता हासिल कर ली जाए तो उसकी जेब में हजारों लाखों में हमेशा रहे। अच्छा, तुम दोनों अब यहाँ से जाओ, नीचे खेलो। लेकिन हाँ, कल से मैं तुम दोनों को थोड़ा थोड़ा बाजार के बारे में बताना शुरू करूंगा। पापा, मुझे पता है कि अब मेरा दोस्त इसे सीखने के लिए बहुत उत्साहित है। अब उसका खेलने में मन नहीं लगेगा और मेरा भी नहीं लगेगा, क्यों किशोर? हाँ अंकल, प्लीज अभी से सिखाना शुरू कर दीजिए ना। वैसे भी अभी कोई जरूरी काम नहीं है, तो हम फ्री ही हैं। बच्चों के अंदर की यह जिज्ञासा देखकर सतीश मन ही मन खुश हो जाते हैं। लेकिन बेटा, मुझे यह सिखाने से पहले यह सोचना पड़ेगा कि शुरुआत कैसे और कहाँ से करूँ। इसलिए शुरुआत तो कल से ही होगी। लेकिन अब तुम दोनों इतना कह रहे हो तो थोड़ी बुनियादी बातें बता ही देता हूँ। सतीश जी उन्हें एक जगह बिठाते हैं और कहते हैं, बेटा सुनो, पहली बात अच्छे से समझो कि शेयर मार्केट क्या है, यानी इंग्लिश में व्हाट इज शेयर मार्केट। तो यह इंटरनेट पर एक ऐसा जगह होता है जहां दुनिया के हजारों लाखों कंपनियां एक जगह पर रजिस्टर होती है। यहाँ सभी कैटेगरी की कंपनियां होती है, टेक्नोलॉजी से लेकर बैंक तक। यहाँ पर सामान जिसे कमोडिटी कहते हैं, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और भी चीजें होती है। बस उस दिन सतीश जी किशोर और राहुल को बस यही कुछ बेसिक बातें बताते हैं। लेकिन किशोर रात में भी स्टॉक मार्केट के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाता। वह हमेशा सोचता रहता है कि हे भगवान, आपका और सतीश चाचा का लाख लाख धन्यवाद। आखिरकार मुझे ऐसा एक चीज पता चल गया जहां से मैं अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकाल सकता हूं। मैं अपनी जी जान लगा दूंगा इसे सीखने में, बस आप मेरा साथ मत छोड़िएगा। घर के कोने से किशोर की माँ कमला देखती है। फिर वह रामदीन से जाकर कहती है, अजी सुनिए, हाँ, क्या हुआ कमला, क्या बात है? आज हमारा किशोर कुछ परेशान सा नहीं लग रहा। देखिए ना, कब से करवटें बदल रहा है। हाँ कमला, तुम ठीक कहती हो, चलो जाकर पूछते हैं। रामदीन और कमला दोनों किशोर के पास जाते हैं और पूछते हैं, बेटा किशोर, ओ किशोर, क्या बात है? बेटा नींद नहीं आ रही है, कोई बात है तो हमें बता सकता है। पापा मम्मी, मैं तो ये सोच रहा था कि आप लोगों को कैसा लगेगा जब मैं एक सफल आदमी बन जाऊंगा। हमारा भी एक अच्छा सा घर होगा। धत्त पगला, हम दोनों तो डर ही गए थे। बेटा, हम लोग बहुत खुश होंगे उस समय जब तुम एक सफल आदमी बन जाओगे, है ना कमला? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारा किशोर सफल हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा। मम्मी पापा, अब आप लोग भी जाइए, सो जाइए और हाँ, चिंता बिल्कुल मत करना। फिर रामदीन और कमला भी सोने चले जाते हैं। अगले दिन किशोर अपने साथ एक कलम किताब लेकर राहुल के घर बहुत उत्साह से जाता है। दरवाजे पर उसका दोस्त उसकी राह देख रहा है। तेरा चेहरा देखकर समझ आ रहा है, तेरा मन आज शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहता है। हाँ राहुल, अच्छा देर नहीं करते हैं, चल फट फट अंकल के पास जाते हैं। लेकिन वह दिख नहीं रहे हैं, कहाँ है? अरे किशोर, थम जा यार। अच्छा चल, तो पापा ऊपर के कमरे में हम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। वो दोनों ऊपर के कमरे में जाते हैं। वहाँ सतीश जी इनको सिखाने की तैयारी कर रहे थे। अरे बच्चों, तुम आ गए, आओ अब जल्दी से यहाँ बैठ जाओ।
मैं तुम्हें आज कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगा कि रियलिटी में मैं मार्केट में कैसे ट्रेड करता हूँ। देखो बच्चों, मार्केट में आपको दो टाइप के लोग मिलेंगे। एक होता है बायर्स यानी खरीदने वाला, और दूसरा होता है सेलर्स यानी बेचने वाला। यहाँ एक खरीदता है तो दूसरा बेचता है। अब आगे सीखने से पहले मैं तुमको 3 पिलर ऑफ सक्सेस बताना चाहता हूँ। क्या तुम दोनों में से कोई पॉइंट बता सकते हो? किशोर पहले अपना हाथ ऊपर करता है और कहता है, हाँ अंकल, मैं जानता हूँ वह 3 पॉइंट है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पंक्चुअलिटी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब मैं ये बताता हूँ कि तुम इस मार्केट में सक्सेसफुल बनने के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। देखो बेटा, सबसे पहले डिसिप्लिन, जिसका मतलब होता है किसी भी काम का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। तुम्हें उसके हिसाब से ही वह काम करना चाहिए। जैसे मार्केट में हर एक काम करने का सही तरीका होता है। अगर उसके हिसाब से काम किया जाए तो काम हमेशा सही होता है। उतने में राहुल कहता है, पापा आगे का 2 पॉइंट में बताऊं? बिल्कुल बेटा, बताओ। पापा, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है किसी भी काम में कंसिस्टेंस रहना, और लास्ट पॉइंट है पंक्चुअलिटी, जिसका मतलब होता है टाइम टू टाइम, यानी समय पर हर काम हो जाना चाहिए। पापा, ये 3 पॉइंट के हिसाब से अगर हम मार्केट में रहते हुए अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और दूसरे काम में कंसिस्टेंसी और पंक्चुअलिटी बनाए रखते हैं तो हम एक सफल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकते हैं। क्या मैंने सही बोला पापा? अरे बेटा, तुम बिल्कुल सही बताए हो, लेकिन तुमको पहले से यह सब पता है? हाँ पापा, हमको इसके बारे में कॉलेज में पढ़ाए थे और शेयर मार्केट के बारे में मैंने भी थोड़ी बहुत रिसर्च की थी। उसके अगले 30 से 40 दिनों में सतीश जी ने बच्चों को शेयर मार्केट के बारे में सब बता दिया था। जैसे मार्केट में कब खरीदना है, कब बेचना है, ट्रेड कैसे लेते हैं और बाकी के चीजें। एक दिन सुबह में राहुल और किशोर एक साथ कुछ बातें कर रहे होते हैं। उतने में सतीश जी उन्हें बुलाते हैं। बेटा, राहुल और किशोर मेरे साथ ऊपर आओ। वो दोनों उनके साथ ऊपर जाते हैं और फिर उन्होंने कहा, आज तक तुम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है और उसे पूरे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी तथा पंक्चुअलिटी होकर पेपर ट्रेडिंग में प्रैक्टिस भी की है। अब बारी है रियल पैसे से यह सब करना। आज मैं तुम दोनों का डीमैट अकाउंट बनाऊंगा और तुम दोनों के डीमैट अकाउंट में 2-2 लाख का कैपिटल डिपॉजिट करूंगा। तुम्हें उसका इस्तेमाल करके अपना कैपिटल बड़ा बनाना है। लेकिन बेटा, कहीं पर भी अपने पैसे को इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पहले अपने रिस्क को मैनेज करना, फिर आगे स्टेप लेना। उस दिन से किशोर और राहुल दोनों ने मार्केट में पैसे से काम चालू किया। शुरुआत में डर डर के दोनों ने कैपिटल का यूज किया, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वह कॉन्फिडेंट हो गए। अब वे दोनों धीरे धीरे छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने शुरू कर दिए थे। लेकिन एक दिन, यार यह पेनी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करूं या नहीं? सिर्फ 2 रुपए का एक शेयर है। मैं आराम से 30,000 शेयर खरीद सकता हूं। 1-2 रुपए भी बढ़ गया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। यहाँ किशोर ने गलती की। उसने कंपनी के बारे में रिसर्च नहीं किया। उसने सिर्फ प्रॉफिट को देखा और लालच में उसने वह शेयर खरीद लिया। खराब किस्मत से उस स्टॉक की कीमत 1.5 रुपए से गिर गई। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? ये कैसे हो गया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने अपने रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दिया, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया। 45,000 का नुकसान। अब मैं क्या करूं? उतने में गांव का जमींदार मोतीलाल अपने आदमी के साथ आ जाता है। कवना दिशा में गया ललुआ के घरवा, कवना दिशा में। अरे मालिक, ऊ दिशा में है। मोतीलाल रामदीन के घर के सामने आकर कहता है, अरे ओ रामदीन भैया, अरे कहवा बाड़ा हो, तनिक बाहर निकलिए महाराज। अरे कमला, लगता है जमींदार अपने पैसे लेने आया है। तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। रामदीन घर से बाहर आता है। अरे जमींदार जी, नमस्कार। अरे भैया नमस्कार नमस्कार रामदीन भैया। हम कह रहे थे कि पैसवा कब दीजिएगा? अभी भी 4,000 ब्याज सहित बचा है। याद है कि भूला गए? नहीं नहीं, जमींदार जी भूले नहीं है। बस इस वक्त घर में परिस्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही है। मुझे 1-2 महीने का और समय दे दीजिए, मैं आपके पैसे ब्याज के साथ लौटा दूंगा। देखिए रामदीन भैया जी, आपको समय चाहिए तो ले लीजिए, लेकिन आज से उस पर 25% ब्याज लगेगा। समझ गए? उतने में किशोर की आंख खुल जाती है। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये शोर कैसी है? बेटा, 1.5 साल पहले तुम्हारे पापा उस जमींदार से पैसे लिए थे। हमें कुछ पैसे अभी भी देने बाकी हैं। वह वहीं मांगने आया है। किशोर घर से बाहर आता है और जमींदार से कहता है, प्रणाम
राम जमींदार जी। अरे खुश रहा बचवा, हमेशा सम्मानित जीवन जियोगे। तुम तनिक अपने पिताजी से कहिए हमारा पैसा लौटा दे जल्दी से। किशोर अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और कहता है, कहिए जमींदार जी, आपके ब्याज सहित कितने रुपए हुए? हाँ बबुआ, तुम दोगे क्या बताओ? हाँ कहिए कितने हुए? ए जी सुनो, हमको जरा डायरिया दो, जरा चेक न करना पड़ेगा। जमींदार डायरी में देखता है और कहता है, देखो बबुआ, आपके 4000 रुपया पर 8% ब्याज के साथ 1.5 साल का होता है, सिर्फ 4566 रुपए। आप अकाउंट नंबर बोलिए, मैं अभी पूरे पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। मोतीलाल अपना अकाउंट नंबर बताता है। किशोर ब्याज सहित पूरे पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। मैसेज आने के बाद जमींदार वहाँ से चला जाता है, लेकिन यहाँ रामदीन को समझ नहीं आ रहा था कि किशोर के पास पैसे कहाँ से आए। तो उसने किशोर से पूछा, ए किशोर बेटा, ये तुम कैसे किए? हमारा मतलब है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? इतने में कमला कहती है, अरे क्या हुआ जी? मम्मी पापा देखिए, आप दोनों शांत हो जाइए। अब आपका लड़का इंटरनेट की मदद से पैसे कमा रहा है, बस वही से कुछ पैसे बचा कर रखे थे तो वही दे दिए, समझे? पिताजी अब बस आप चिंता मुक्त हो जाइए। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा भी भला होता है क्या? इंटरनेट से कैसे कोई पैसा कमा सकता है? पापा सतीश अंकल मुझे और राहुल, हम दोनों को शेयर मार्केट में काम कैसे करते हैं सिखाए थे। बस मम्मी पापा हम वहीं से थोड़े बहुत पैसे कमा रहे हैं, लेकिन अब आप लोग अपने सपने सजाने शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब हमारा भी समय बदलने वाला है। यह सुनकर कमला और रामदीन दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन जब किशोर सतीश जी से मिला तो उसने बहुत ही नरम आवाज में उनसे कहा। उसकी आंखों में थोड़े बहुत आंसू भी थे। अरे किशोर बेटे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, ऐसा होता रहता है, लेकिन जब तुम अपने आप पर कंट्रोल रखोगे, वह 3 पॉइंट को जितना फॉलो करोगे, तुमसे ये सभी गलतियां उतनी ही कम होगी और तुम्हारा पोर्टफोलियो उतना ही बड़ा होगा, समझे ना बेटा? इसलिए अब ये सब भूल जाओ, ठीक है? और जितने पैसे बचे हैं उतने से ही फिर शुरुआत करो। ऐसा सुनने के बाद किशोर को थोड़ा अच्छा लगता है और वह उस दिन से कहीं भी अपने पैसे को इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पहले बहुत अच्छे से सोचता है। ऐसे करते करते 6 महीने बीत जाते हैं। अब राहुल का 2 लाख रुपए अब 9 लाख और किशोर का 2 लाख 7 लाख बन चुके थे। एक दिन रात में किशोर ऐसे ही न्यूज पढ़ रहा था, तभी उसने एक बिटकॉइन के बारे में आर्टिकल पढ़ा और फिर वह सोचने लगता है, यह आर्टिकल पढ़ने के बाद मार्केट में बिटकॉइन का दाम गिरेगा और बहुत से लोग जिनके पास पहले से बिटकॉइन होंगे वह बेचेंगे, जिसके कारण से बिटकॉइन का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। अभी एक बिटकॉइन का वैल्यू 19,500 है। चलो जैसा होगा हम उस हिसाब से रिस्क को मैनेज करते हुए काम करेंगे। चलो अभी सो जाता हूँ। अगले दिन सुबह में, सुनो माँ, मैं राहुल के यहाँ जा रहा हूँ। सुनो बेटा, वही टेबल पर मैंने खीर डब्बे में पैक करके रखे हैं, अपने दोस्त के लिए लेते जाना। जी मम्मी, मैं लेकर जा रहा हूँ, और हाँ संभल के जाऊंगा और संभल के वापस आ जाऊंगा। उस दिन वो राहुल और सतीश जी से समाचार के बारे में बात करता है और फिर सतीश जी कहते हैं, बेटा किशोर, मुझे अच्छा लगा कि तुम अब सोचने के बाद डिसीजन लेते हो। देखो बेटा, तुम्हें जो सही लगे वैसा ही करना। उसी दिन इस न्यूज का असर मार्केट पर दिखने लगता है। सभी लोग पैनिक में अपने बिटकॉइन बेचने लगते हैं। रात में करीब 10 बजे के आसपास उसकी कीमत 68% से गिर गई। अब एक बिटकॉइन की कीमत 6,240 रुपये थी। किशोर ने पिछले कुछ महीनों से छोटे प्रॉफिट बुक किए थे। रिस्क लेने के लिए तैयार था, इसलिए उसने रात में 40 बिटकॉइन खरीद लिए और फिर सो जाता है। अगले दिन वह अपने पापा के साथ खेत में काम करने जाता है। वहाँ वो उनके साथ काम करता है। वो भविष्य के बारे में सोचने लगता है, कैसे वह अपने गांव के किसानों की मदद कर सकता है। 3.25 महीने बीत जाते हैं और फिर एक दिन 2-3 महीने बीत चुके हैं, जरा बिटकॉइन देख लो कैसा चल रहा है। वह देखकर चौंक जाता है। उसने देखा कि एक बिटकॉइन का दाम पिछले 1 महीने में जहाज के जैसा ऊपर उठा है। उसी दिन एक बिटकॉइन की कीमत 35 लाख रुपए थी। 40 बिटकॉइन के हिसाब से 1,40,00,000 का प्रॉफिट दिख रहा था। वो अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेता है, लेकिन उनसे कुछ बताता नहीं है कि क्या हुआ। जैसे ही वो सतीश जी से मिलता है, वो और राहुल समझ जाते हैं। मैं और पापा समझ गए। तेरे चेहरे की खुशी देखकर बता सकता हूँ कि तू बड़ा प्रॉफिट बुक किया है। भाई यहाँ मेरा दिल 180 का रफ्तार पकड़ लिया है। मैंने जैसे ही देखा यहाँ चले आया। क्या हुआ बेटा, तुमने अभी बुक नहीं किए हो? किशोर अपने मोबाइल में प्रॉफिट दिखाता है। सतीश जी और राहुल दोनों चौंक जाते हैं। अरे वाह किशोर बेटे, 1,40,00,000 का प्रॉफिट, इतना तो मेरा और राहुल का मिलाकर भी नहीं होगा। हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। अरे वाह मेरे दोस्त, अब आगे क्या सोचा है तूने? अंकल मैं सोच रहा था कि 30 बिटकॉइन का प्रॉफिट बुक कर लूं और बाकी
के 10 को होल्ड करूं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटे। अब चलो तुम्हारे मम्मी पापा को खुशखबरी देते हैं। इतने में राहुल की मम्मी आ जाती है और कहती है। अरे कौन सी खुशखबरी की बात हो रही है? वो सभी किशोर के लिए बहुत खुश होते हैं और मिठाई का डब्बा लेकर उसके घर पहुंचते हैं। दरवाजे पर कमला उन सबको आते हुए देखती है। वो सभी उनको जो भी हुआ उसके बारे में बताते हैं। क्या बात कर रहे हो सतीश जी? अरे सुनती हो कमला, अब हमारा बेटा करोड़पति बन गया है। सब बहुत खुश हो जाते हैं। किशोर और राहुल ने मिलकर गांव में सोलर पैनल लगवाए और बोरिंग करके उसमें पावर मशीन लगाते हैं, जिसकी वजह से अब गांव के किसानों की पानी की चिंता खत्म हुई। अब वह गांव के हर आदमी को बताते हैं, पैसे सिर्फ खेती में काम करने से नहीं, दिमाग से भी कमाया जा सकता है, इसलिए अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं।